फिलहाल बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कोविड के मोर्चे पर क्या ताजा अपडेट सामने है। देश में कोरोना के खिलाफ जंग लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में अगर देखें 1,32,000 नए केस सामने आए हैं। 3,207 लोगों की वायरस से मौत भी हुई है। राहत की बात हालांकि यह है कि 24 घंटे में संक्रमण से 2,31,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 18 लाख के नीचे पहुंच चुकी है और देश भर में वायरस से रिकवरी रेट 92% से ज्यादा है। मृत्यु दर फिलहाल 1.18% पर है। इस बीच आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के इलाज पर मनमानी वसूलने को रोकने के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। अब ये नया नोटिफिकेशन और इसके नए नियम क्या है ये समझिए। इसके तहत महाराष्ट्र के सभी शहरों को ए, बी और सी कैटेगरी में बांटा गया है, जिसके आधार पर कोरोना इलाज का जो रेट है वो तय किया गया है। ऐसे में कोई भी निजी अस्पताल ज्यादा बिल नहीं बना पाएगा। हालांकि पिछले नोटिफिकेशन के अनुसार निजी अस्पतालों से कहा गया था कि वो अपने 80% बेड पर कोरोना मरीजों से सरकारी दर पर बिल वसूले। बाकी जो 20% बेड है उसके रेट अपने हिसाब से वो तय कर सकते हैं। और कोरोना के टीके की किल्लत दूर करने के लिए सरकार ने विदेशी टीके का रास्ता अपना दिया है। अब आपको बताएं केंद्र सरकार के ड्रग कंट्रोलर ने यह छूट दी है कि अगर बड़े देशों के ड्रग रेगुलेटर और विश्व स्वास्थ्य संगठन से टीका मंजूर हो चुका है तो देश में इसके परीक्षण की जरूरत नहीं होगी। इसका क्या मतलब है समझते हैं जी मीडिया संवाददाता ब्रजेश कुमार से। ब्रजेश, इस पूरे वैक्सीन के डेवलपमेंट को लेकर क्या हम पॉजिटिव हो सकते हैं कि हाँ देश में और भी ज्यादा अब वैक्सीन उपलब्ध होगी और कमी को दूर करने की कोशिश की जाएगी? बिल्कुल, अगर देखें तो कई सारी जो दुनिया की बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी ये एक शर्त थी कि लोकल जो ट्रायल है वो नहीं होना चाहिए। तो एक तरह से कहें तो सरकार ने इस बात को मान लिया है। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो रास्ते खुलते हैं वो दो बड़े वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के लिए खुलते हैं। एक फाइजर के लिए और दूसरा मॉडर्ना के लिए। मॉडर्ना के लिए सिप्ला बात कर रही है उसके साथ करार में भारत में लाने के लिए, और फाइजर जो के साथ भी सरकार की बातचीत चल रही है। तो इन दो जो बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं इनके लिए एक तरह से राह कुछ हद तक आसान हो जाती है। इसके तहत सरकार ने ये कहा है कि दुनिया के बड़े ड्रग रेगुलेटर ने अगर मंजूरी दे रखी है तो बड़े रेगुलेटर में कौन है? यूएस का एफडीए है, ईएमई है जो यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी है ईएमए। इसके अलावा जापान का जो ड्रग रेगुलेटर है, साथ ही यूके का जो ड्रग रेगुलेटर है। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ ने अगर अपनी लिस्ट में ऐसी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को डाल रखा है जिनके नाम उसकी लिस्ट में है, तो इन सभी के लिए अब भारत में लोकल ट्रायल की जो प्रोसेस एक होती थी, लंबी चलती थी, वो नहीं होगा। हालांकि जब भी ये वैक्सीन आएगी और उसको आम लोगों को लगाना शुरू किया जाएगा उससे पहले मास लेवल पे अप्लाई करने से पहले कम से कम 100 लोगों को लगाया जाएगा और 7 दिन तक निगरानी में रखा जाएगा कि उन पर क्या असर पड़ता है। उसके बाद ही इसका बड़े पैमाने पर रोल आउट होगा। साथ ही एक और जो रियायत दी गई है कि हर बैच की टेस्टिंग की जो कंडीशन थी उससे छूट दी गई है। अब जो सेंट्रल ड्रग लैब है कसौली का सरकार का, वहां पर हर बैच की सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। तो एक तरह से कहें तो ये रियायतें जो हैं एक तरह से संकेत हैं सरकार की ओर से कि अगर बड़ी कंपनियां आती हैं और इरादा रखती हैं भारत में सप्लाई करने का तो उनके लिए जो है कुछ रियायतों का रास्ता खुला हुआ है। बहुत शुक्रिया ब्रजेश इस पूरी खबर के मायने और अच्छे से समझाने के लिए कि जल्द से जल्द भारत में वैक्सीन की किल्लत दूर हो और विदेशी वैक्सीनों का रास्ता भी भारत में आने का साफ हो। आगे बढ़ते हैं और भारत में जिस तरीके से कोरोना महामारी ने अपना कहर बरपाया उसका बहुत ज्यादा इस लहर में खास तौर पर असर डॉक्टरों पर हुआ है। आपको बताएं जो आंकड़े सामने आए हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, उसके मुताबिक अब तक दूसरी लहर में 594 डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई है। दिल्ली में सबसे ज्यादा 107 डॉक्टरों की मौत हुई है। इसके बाद बिहार में 96, उत्तर प्रदेश में 67 डॉक्टरों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है। हालांकि कोरोना की पहली लहर के मुकाबले ये आंकड़ा कम है, ये समझना सबके लिए जरूरी है।
कोरोना की पहली लहर के समय देश में 748 डॉक्टर कोरोना से संक्रमित होकर अपनी जान गंवा चुके थे।